Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास पर केंद्रित इतिहास लेखन के बदलते प्रवृत्तियों, रुझानों की बात करते आ रहे हैं इस लेक्चर श्रृंखला में। और पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने जाति व्यवस्था से संबंधित जो इतिहास का विमर्श रहा है भारत में, खासकर आधुनिक भारतीय संदर्भों में, उसके ऊपर बातें करते आ रहे हैं। उसके अलग अलग पहलुओं को, उनकी संश्लिष्टताओं को समझने का प्रयास करते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने 19वीं सदी के उत्तरार्ध की बात की, जब औपनिवेशिक राज्य के दखल, खासकर सेंसस, जनगणनाओं के कारण जो सामाजिक परिवर्तन आ रहे थे, जिस तरह से जातिगत चेतना का विकास हो रहा था, उसके ऊपर जो इतिहासकारों ने लिखा है, हमारी जानकारियों को, हमारे नज़रिए को बेहतर बनाया है, उन पेचीदगियों पर हमने बात की। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही, खासकर महाराष्ट्र के संदर्भ में जो तब्दीलियां हो रही थी, जिस तरह के सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, उन पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खासकर हमारा सरोकार होगा कि इस समय जो जातिवाद विरोधी आंदोलन और दलित चेतना का अभ्युदय हो रहा था, उसकी बारीकियों को समझा जाए। और जैसा कि मैंने अभी कहा, हम लोग अपना ध्यान महाराष्ट्र पर विशेष रूप से केंद्रित करेंगे। आगे के लेक्चर में हम दक्षिण भारत के ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत, खासकर मद्रास प्रेसिडेंसी में जो अब केरल का राज्य है, वहाँ जिस प्रकार से दलित चेतना का उदय हो रहा है, श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में, और फिर पेरियार ईवी रामास्वामी के नेतृत्व में, उनकी बात करेंगे। लेकिन वो अगले कुछ एपिसोड में, आज हम अपना ध्यान महाराष्ट्र पर ही केंद्रित रखेंगे। इस इतिहास लेखन की संश्लिष्टताओं को समझने के लिए हमें 1960 के दशक की तरफ वापस मुड़कर जाना होगा। और हमने सामाजिक इतिहास से संबंधित अपने लेक्चर में, यदि आपको याद दिला दें, इस दशक की अहमियत के बारे में हमने बात की थी। कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ इशारा यदि मैं करूं, और उसके बाद हम महाराष्ट्र की तरफ लौटेंगे, तो हम देखते हैं कि 1960 के दशक का उत्तरार्ध सामाजिक इतिहास की तरफ भारतीय इतिहासकारों को भारत के ऊपर जो इतिहास लेखन कर रहे थे, उन इतिहासवेत्ताओं का ध्यान खींच रहा था। सामाजिक इतिहास एक नए क्षेत्र के रूप में, एक ऐसे क्षेत्र के रूप में जिसकी ऊपर बहुत कम
इस समय से पहले काम हुआ था वह ध्यान आकर्षित कर रहा था। और इसके पीछे वैश्विक स्तर पर, खासकर इंग्लैंड में जिस तरह से सामाजिक इतिहासकारों ने नई समझ पैदा की थी, उसका भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह वह समय था 1960 के अंतिम कुछ साल, जब नव साम्राज्यवादी इतिहासकार, नियो कैम्ब्रिज स्कूल के हिस्टोरियंस, जिनके बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं, उन्होंने क्षेत्रीय इतिहास की अहमियत को हमारे सामने रखा। लेकिन उनका जो मुख्य ध्यान था, उनके मुख्य सरोकार थे, वो राजनीतिक इतिहास की तरफ थे। पर क्षेत्रीय इतिहास का जो एक नया आर्काइव 1965-66 के बाद से खुल रहा था, वह भी हम जो आगे बात करने जा रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उसकी भी है। और इसके साथ साथ एक तरह से इतिहासकारों के बीच यह बहस भी था कि हम किस तरह से राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के पहलुओं के आगे निकलकर सामाजिक संरचना की तरफ, भारत के जातिगत जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनकी तरफ और उनकी इतिहास में क्या योगदान है उसके तरफ हमारा रुख होना चाहिए। एक छोटा सा ही इतिहासकारों का दल, लेकिन ये एक अपनी बात पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश कर रहा था इस समय। यह जो इतिहासकारों का दल है, यहाँ मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब हम सामाजिक इतिहास की बात करते हैं, खासकर 1960 के दशक के इस फलक की बात करते हैं, तो यहाँ डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज, जो सीमा रेखा है जो एक विषय को दूसरे विषय से अलग करती है, वह बहुत पतली हो जाती है। क्रॉस डिसिप्लिनरी संवाद हो रहे हैं, खासकर इतिहास, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी, इन तीन के बीच बहुत गहरा संवाद हो रहा है। मेथड के स्तर पर, सवालों को उठाने के स्तर पर, विश्लेषण के स्तर पर। तो सामाजिक इतिहास के बारे में जितनी हमारी समझ इतिहासकारों ने विकसित की है, उससे कतई कम समझ सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी नहीं की है। यह हमें ध्यान रखना होगा और इस बाबत हमने पहले चर्चा की है जब हम बर्नार्ड कोहेन की बात कर रहे थे, और भी हमने इस संबंध में बातें की। मैं उन्हें यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इस विषय को एक तरह से पृष्ठभूमि, बौद्धिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करने के लिए यह इशारा है। इनके साथ ही हमें आगे बढ़ने से पहले यह भी ध्यान रखना होगा कि यह वह समय है जब समाजशास्त्रियों, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और इतिहासकारों के मध्य अंग्रेजी उपनिवेशवाद के जो सामाजिक स्तर पर प्रभाव हुए, उनको लेकर जद्दोजहद शुरू हुई। बर्नार्ड कोहेन का नाम फिर से जब मैं लेना चाहूँगा, जब उन्होंने ग्राम समुदाय की अवधारणा और गांव के स्तर पर हो रहे परिवर्तनों की बेहद आलोचनात्मक तरीके से जांच पड़ताल की। और इस सब में 19वीं सदी का उत्तरार्ध एक अहम मोड़ के रूप में हमारे सामने आता है। कैसे आता है हम आगे देखेंगे महाराष्ट्र के संदर्भ में। तो ये कुछ मूल बातें थी, मूल रुझान थे 1960 के दशक के उत्तरार्ध की तरफ, जिनका मैं यहाँ चलते चलते जिक्र करना मुझे लाजमी लगा।
यह वह दौर है, खासकर 1960 के 1965 के बाद से लेकर 1970 के दशक, 1980 के आरंभिक सालों में तक, ये जो 15-20 साल का दौर रहा, यहाँ जातियों और जाति समूहों को लेकर अलग अलग क्षेत्रीय, जो मैंने पहले कहा, उस पृष्ठभूमि में जातियों को, उनके इतिहासों को लेकर इतिहासकारों ने बहुत गहराई से काम किया, खासकर आधुनिक औपनिवेशिक संदर्भों में। जैसे यदि कुछ उदाहरण लें तो मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें तो वहाँ यूजेन इर्स्चिक 1969 में उन्होंने पॉलिटिक्स एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ इंडिया, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट एंड तमिल सेपरेटिज्म 1916 से 1929 इस शीर्षक से किताब लिखा। तो यहाँ उनका मुख्य उद्देश्य जो गैर ब्राह्मण समुदाय जातियाँ थी, उनके प्रतिरोध की राजनीति, उनमें किस तरह से सामाजिक चेतना का विकास हो रहा है, उसकी बात हमारे सामने आती है। बम्बई प्रेसिडेंसी की बात करें, जो महाराष्ट्र से सीधा सीधा ताल्लुक़ रखता है, आज के समकालीन महाराष्ट्र से, तो वहाँ गेल ऑम्बेट की किताब 1976 में आती है, कल्चरल रिवोल्ट इन ए कॉलोनियल सोसाइटी, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया 1873 to 1930। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 1930 के बीच का यह बड़ा फलक, इसकी वे विश्लेषण करती हैं। तमिल राष्ट्रवाद के संदर्भ में मार्गरेट रॉस बार्नेट की किताब 1976 में ही आती है, द पॉलिटिक्स ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म इन साउथ इंडिया। और इनमें से कई किताबें, अधिकांश ये जो काम है, ये इन इतिहासकारों के पीएचडी शोध का हिस्सा रहा, जिस पर वे लंबे समय तक कार्य करती रही। तो बहुत गहराई से, अनेक अंतर्दृष्टियों से भरा हुआ ये काम हमारे सामने आता है। आगरा के जाटवों के संदर्भ में ओवेन लिंच का बहुत मानीखेज हस्तक्षेप रहा, जो 1969 में आता है, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, सोशल मोबिलिटी एंड सोशल चेंज ऑफ इन ए सिटी ऑफ इंडिया, जहाँ वे फील्ड वर्क और इतिहास दोनों को जोड़ती हैं। और ये बात अन्य जिन कृतियों का मैंने नाम लिया, वहाँ भी फील्ड वर्क और इतिहास, फील्ड वर्क और आर्काइव दोनों का अद्भुत एक संवाद हम देखते हैं। महाराष्ट्र के संदर्भ में फिर से यदि बात करें तो रोजालिंड ओ हानलोन की किताब 1985 में आती है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड आइडियोलॉजी, जहाँ वे महात्मा ज्योतिराव फुले और निम्न जातीय प्रतिरोधों की बात करती हैं। लेकिन इस सब के साथ साथ ये जो इतिहासकारों का रुझान था, ये महज गैर ब्राह्मण जातियों के ऊपर ही, निचले तबके के जातियों के ऊपर ही केंद्रित नहीं था। लूसी कैरोल ने उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में कायस्थ जाति के इतिहास की खोज पड़ताल की। गौर के सारस्वत ब्राह्मणों के ऊपर फ्रैंक कॉनलोन का काम है। तो क्षेत्रीय फोकस के साथ
लेकिन एक अखिल भारतीय स्तर पर हम कह सकते हैं कि इतिहासकारों ने अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जातियों के संदर्भ में उनकी दशा दिशा किस तरह से औपनिवेशिक काल में बदल रही थी, इसके तरफ गहराई से खोज पड़ताल की। अब देखिए, यहाँ एक दूसरे स्तर पर देखें, दूसरे तरह की बौद्धिक पृष्ठभूमि देखें, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावनाएं सामने आती हैं जिनके साथ ये इतिहासकार सीधे सीधे जूझ रहे थे। वे प्रस्तावनाएं क्या हैं? जो जाति के ऊपर जो एक बौद्धिक विमर्श था, पहले से चला आ रहा था, उसके साथ, उसके मुख्य प्रस्तावनाओं के साथ ये इतिहासकार सीधे सीधे संवाद कर रहे थे। वहाँ एक आलोचनात्मक दखल वे दे रहे थे। इनमें से कई प्रस्तावनाओं के ऊपर हमने विस्तार से बात की, जैसे सोशियोलॉजिस्ट घुरिये का जो जाति संबंधित उनकी प्रस्तावनाएं, इसको हमने सेंसस के प्रभाव के विश्लेषण करते हुए उस एपिसोड में इसकी बात की। लेकिन उसके साथ एक, जब भी हम भारत में जाति प्रथा के बौद्धिक विमर्श की बात करते हैं, तो एक अहम जो पड़ाव है वो लुई दूमो की किताब जो 1966 में आई, होमो हायरार्किकस द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, वो रहा। और इससे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जितने भी जाति प्रथा को लेकर काम हुए, जितने भी इतिहासकार, समाजशास्त्री हुए, उन्होंने इससे सीधा संवाद किया। लुई दूमो की कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावनाओं की बात करें यदि, तो उसमें जाति को एक धार्मिक अवयव के रूप में देखा जा रहा है। अर्थात ये जो सामाजिक परिघटना है, इसका स्रोत धार्मिक टेक्स्ट और उस धर्म के क्षेत्र में वहाँ स्थापित किया गया है। लुई दूमो के विचारों की बात कर रहे हैं हम। दूसरा कि यह उनके लिए भारतीय समाज की विशिष्टता का मुख्य कारक के रूप में सामने आता है। अर्थात जाति व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था रही भारत में जो कि भारतीय समाज को अन्य दूसरे समाजों से अलग करती है। तीसरी बात कि उनके विचार दृष्टि में यह भारतीय समाज के ऐतिहासिक जड़ता का मुख्य कारण रहा है। अर्थात जाति व्यवस्था में सदियों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, भले ही छोटे मोटे स्तर पर इस संरचना के भीतर गौण अवयवों के रूप में भले ही परिवर्तन को वे स्वीकारते रहे। तो भारतीय समाज की जड़ता के मुख्य अवयव के रूप में लुई दूमो अपरिवर्तनशील भारतीय समाज के मुख्य अवयव के रूप में जाति व्यवस्था को वे देख रहे थे। और यहाँ हम जैसा आगे देखेंगे कि इतिहासकारों ने उनके मतों का सीधे सीधे खंडन किया और दिखाया कि किस तरह से 19वीं सदी में खासकर
औपनिवेशिक राज्य की उपस्थिति, ईसाई मिशनरियों की उपस्थिति ने जाति व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसका स्वरूप अनेक तरीके से 19वीं सदी और 20वीं सदी में बदला। तीसरा मुख्य रुझान के तौर पर हम मार्क्सवादी इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण को ले सकते हैं, जहां एक बार फिर से हम कहें तो जाति व्यवस्था, इसकी असमानताओं को या तो नज़रअंदाज किया जा रहा था या फिर इन्हें वर्गीय असमानता का ही एक दूसरा रूप के रूप में देखा जा रहा था। अर्थात जाति का प्रश्न दरअसल इनके लिए वर्गीय के असमानता का प्रश्न था। इन्हीं के साथ एक और जो महत्वपूर्ण हस्तक्षेप रहा वह एम.एन. श्रीनिवास के सांस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण की स्थापनाओं के सहारे हमारे सामने आता है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि इन सभी बातों पर हमने पहले के एपिसोड में विस्तार से चर्चा की है, लेकिन जिस इतिहास लेखन की हम आज बात करने जा रहे हैं वहाँ भी इस बौद्धिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए इनका फिर से उल्लेख कर देना भी जरूरी था। तो इन सभी बौद्धिक विमर्शों और इस इतिहास लेखन के मध्य में हम 19वीं सदी को पाते हैं। जैसा मैंने अभी जिक्र किया, औपनिवेशिक राज्य की उपस्थिति और ईसाई मिशनरी संस्थाओं की उपस्थिति, इन दो कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन मुद्दों को अपने जेहन में रखते हुए हम अब महाराष्ट्र की तरफ रुख करते हैं। यहाँ खासकर मैं ज्योतिबा फुले और उनके हस्तक्षेप, उनकी गतिविधियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। लेकिन यहाँ मैं उनकी गतिविधियों का वर्णनात्मक परिचय न देते हुए उन हस्तक्षेपों को कैसे समझा जाए, उनको इतिहासकारों ने कैसे विश्लेषित किया है, इस पर हमारा अधिक तवज्जो होगा। यह जो एनालिटिकल हिस्ट्री है, यह इसकी मैं समझता हूँ बहुत अहमियत है। जिस तरफ हमारे जो शोधार्थी दोस्त हैं उनसे खास मेरी यह अपील है कि वह इतिहास को महज तथ्यों का समुच्चय न देखें, उन तथ्यों को किस तरह से इतिहासकार विश्लेषित करते हैं, किस तरह से वे नए सवाल हमारे सामने लाते हैं, इस तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। तो ये जो विश्लेषणात्मक जो नज़रिया है वह उसको मैं तरजीह दूंगा यहाँ, और उसमें जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक कारक हैं, उनकी व्याख्या अहमियत रखती है। तो ये क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जिसके कारण 19वीं सदी का उत्तरार्ध महाराष्ट्र में
ब्राह्मण विरोधी दलित चेतना का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरता है। देखिए, जब मैं यहाँ एक और बात कहना चाहूँगा शुरू में ही कि दलित शब्द का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यह भी 1970 के दशक के बाद से बौद्धिक विमर्श में चलन में आया। तो जरूरी नहीं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध की जब हम बात करें तो वहाँ दलित शब्द हमारे ऐतिहासिक साक्ष्यों में मिले ही, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फलक है। तो उन सभी गैर ब्राह्मणवादी जातियों की चेतना को एक मुखर अभिव्यक्ति देने के लिए भी दलित एक समावेशी विश्लेषणात्मक पद है। इसमें गैर ब्राह्मण, गैर द्विज जो जातियां हैं वे भी शामिल हैं। साथ साथ समाज के सबसे निचले तबके की जातियां जिन्हें अस्पृश्य या अनटचेबल माना जा रहा था, वे भी शामिल हैं। तो या फिर जिसे शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से बाद में के दशकों में जाना जाने लगा, वह भी शामिल है। लेकिन इस डिस्क्लेमर का एक उद्देश्य यह भी है कि दलित शब्द के उपयोग से यह न समझें कि मैं इन्हें एक मोनोलिथिक ब्लॉक की तरह यहाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ। इनके बीच, इनके भीतर अनेक अंदरूनी विभेद, वेरिएशंस, दावे प्रतिदावे भी हम पाते हैं। तो जो महाराष्ट्र का फलक है, वहाँ हम देखते हैं कि भक्ति की एक सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत रही, और यह इसलिए भी जरूरी है कि जो समाज सुधारक जिनकी बात हम करने जा रहे हैं, ज्योतिबा फुले या अन्य ने भी, उन्होंने इस भक्ति की जो विरासत है उससे अनेक तार जोड़े। तो ऐतिहासिक रूप से महाराष्ट्र के समाज में भक्ति का जो एक इसेंशियल फीचर, समानता का भाव, वो हमेशा से मौजूद रहा। और ज्योतिबा फुले संत चोखा मेला की बात करते हैं, उनके अभंग की बात करते हैं। संत चोखा मेला 14वीं सदी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके अभंग बेहद लोकप्रिय हुए और दलित चेतना के लिए एक तरह से वे प्रेरक की भूमिका में आप ऐतिहासिक रूप से आप देख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम जिसकी तरफ इतिहासकारों ने हमारा ध्यान खींचा हुआ है श्री एकनाथ जी महाराज, 1533 से 1599। और इतिहासकार इलियनोर जीलियट खास तौर से ने इस भक्ति परंपरा की अहमियत को हमारे सामने बहुत विस्तार से रखा है। तो दो अहम मुद्दे यहाँ हमारे सामने आते हैं। एक तो ब्राह्मणवाद की आलोचना और दूसरा भक्ति की
अंतर्निहित सामाजिक समानता एवं मानवीय मूल्यों पर बल। ये कुछ कारक हैं जिसके कारण हम महात्मा फूले के विचारों में यहाँ से वे प्रेरणा लेकर एक नए पद की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं, वह है मनुष्य की, अर्थात मानवीय मूल्यों का जो इसेंस है, उसका जो सार है, जिसमें हर मनुष्य एक समान है, उसकी बात है। अन्य कारक में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के इतिहास से जुड़े हुए इतिहास के कारण गैर ब्राह्मण जातियों के बीच एक किस्म का एक कॉमन ग्राउंड हम पाते हैं, जहां वे अपने अतीत को क्षत्रिय परंपरा के साथ, क्षत्रिय बिंबों के साथ, संस्कारों के साथ जोड़ते हुए मिलते हैं। और यह एक सशक्त क्षत्रिय परंपरा रही, जिसका सीधा सीधा ब्राह्मणवाद के प्रभुत्व से टकराहट रहा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह एक ऐतिहासिक रूप से 400-500 साल की जो थाती है, उसने एक पृष्ठभूमि का काम किया। लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह है कि औपनिवेशिक राज्य की उपस्थिति, जिसकी मैं बारंबार जिसकी तरफ जिक्र कर रहा हूँ, उसके कारण गैर ब्राह्मण तबकों से कृषि आधारित जो जातियां थी, वहाँ से एक बड़ा तबका उन कार्यों से अलग होकर राज्य से जुड़े हुए अनेक गतिविधियों में शामिल हो रहा है। अर्थात एक तरह से आप कह सकते हैं सर्विस जेंट्री, जो नॉन एग्रीकल्चरल नेचर का है, वह भी अब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आते आते हम देखेंगे कि एक सब्सटेंटिव रूप से सामने आ रहा है। इसे आप कह सकते हैं कि एक तरह का मध्य वर्ग इन जातियों के बीच से आकार ले रहा है। यह भौतिक रूप से समृद्ध है, इसकी आर्थिक स्थिति कृषि पर निर्भर नहीं है, लेकिन साथ साथ जहां रिचुअल और सोशल स्टेटस की बात है, वहां इन्हें अवमानना और तिरस्कार का सामना दैनिक जीवन में बार बार करना पड़ रहा है। तो एक तरह से एक आर्थिक और भौतिक धरातल तथा सामाजिक और रिचुअल धरातल, धार्मिक धरातल, इनके बीच एक तरह से खाई के रूप में हम पाते हैं 19वीं सदी के उत्तरार्ध के महाराष्ट्र में। यहाँ यह भी जिक्र करना जरूरी है कि इन सामाजिक वर्गों का अपने समाज में, अर्थात गैर ब्राह्मण
जो समाज का तबका है, वहाँ तो ये सम्मान के पात्र अब हमारे सामने दिखते हैं। तो इनका जो एक सोशल स्टैंडिंग है, इनका जो स्टेटस है, उसमें भी बढ़ोतरी हम यहाँ गैर ब्राह्मण तबकों में हम देखते हैं। लेकिन जब भी ब्राह्मणवाद या धार्मिक स्तर पर हम बात करते हैं तो इनकी स्थिति दयनीय ही इस समय हम पाते हैं। इसी के साथ अंग्रेजी संपर्क के कारण, अंग्रेजों के संपर्क के कारण, ईसाई मिशनरियों के संपर्क के कारण इन जातियों के बीच शिक्षा का भी प्रसार हो रहा है और शिक्षा की अहमियत को स्वीकारा जा रहा है इस मध्य वर्ग के द्वारा, जो अब गांव से बाहर आकर शहरी इलाकों में भी रह रहा है। तो ये तमाम जो कारक हैं, इन सब ने मिलकर एक ऐसी परिस्थिति पैदा की जहां ये जो समाज सुधार के हस्तक्षेप की गुंजाइश हमारे सामने मिलती है। जैसे ज्योतिबा फूले के परिवार की तरफ हम देखें, वे एक माली परिवार से आते हैं। उनके पिता की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर थी। परिवार पुणे के बाहर, पुणे के करीब रहा करता था। ज्योतिबा फूले की शिक्षा पुणे के सबसे अच्छे ईसाई मिशनरी स्कूल में हुई और इस सब का प्रभाव उनके जो साथियों का जो समूह था उन पर पाश्चात्य राजनैतिक दर्शन का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। खासकर थॉमस पेन के विचारों का प्रभाव पड़ा। तो इन बौद्धिक परिवेश का सीधा सीधा असर हम फूले के गतिविधियों, उनके विचारों में पाते हैं। यहाँ एक बात और जिक्र कर देना जरूरी है कि 19वीं सदी के दूसरे तीसरे दशक से ही महाराष्ट्र में अनेक प्रकार के समाज सुधारक गतिविधियां हो रहे हैं। राष्ट्रवादी विमर्श वहाँ काफ़ी सशक्त रहा, जिसके बारे में हम 18वीं सदी के पर जब बातें कर रहे थे उस लेक्चर की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। तो एक बौद्धिक परिस्थिति भी ऐसी थी जहां इनके विचारों को प्रोत्साहन और उनको संरक्षण एक बृहत स्तर पर कहें तो वो भी मिल रहा था। और मराठी भाषा में सस्ते मूल्य पर प्रिंट साहित्य भी उपलब्ध इस समय हो रहा था। तो इस सब परिस्थिति में हम फूले द्वारा ब्राह्मणवाद
की आलोचना को बेहतर समझ सकते हैं। उनके नाटक तृतीय रत्न, तीसरा नेत्र, यहाँ उन्होंने ब्राह्मणवाद की कुरीतियों की तरफ इशारा करते हुए माली, कुंबी और मांग महार जातियों के आपसी जो कॉमन ग्राउंड हैं, आपसी तालमेल, आपसी जुड़ाव की तरफ इशारा किया। जो अहम बात है ज्योतिबा फुले के राइटिंग्स में, वो ये कि वे, जैसा मैंने अभी कहा कि भक्ति परंपरा की बात करते हैं, जाति प्रथा को लेकर जो मान्यताएं थी, प्रचलित मान्यताएं थी, जो ऐतिहासिक जो परसेप्शन था, उसकी वे पुनर्व्याख्या कुछ इस तरह से हमारे सामने कर लाते हैं कि ब्राह्मणवाद के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे थे, वे सिर के बल खड़े हमारे सामने मिलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि गैर ब्राह्मणवादी जातियों के बीच के तालमेल की अहमियत पर जोर देना, इस कारण से जब वे शिवाजी महाराज वरील पोवाड़ा लिखते हैं, और पावदा या पोवाड़ा जो फॉर्म है, यह महाराष्ट्र का पारंपरिक एक सांस्कृतिक फॉर्म है जिसका वो सहारा लेते हैं, जिससे उनकी बात समाज के हर हिस्से तक पहुँचे। और यहाँ वे छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से जुड़ी हुई बातों को नए तरीके से पुनर्व्याख्यात कर रहे हैं, जिससे कुंबी महार, कुंबी माली, ये जो जातियों के बीच के जो समीकरण हैं, उस पर अधिक बल दिया जा रहा है। एक तरह से गैर ब्राह्मणवादी परंपरा को एम्फसाइज किया जा रहा है, जहां इन गैर ब्राह्मणवादी जातियों के क्षत्रिय जो लीनिएज है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। फिर उनका जो महत्वपूर्ण कृति गुलामगिरी, जहाँ वे अनटचेबल अस्पृश्यता को दास प्रथा से जोड़ते हैं। अलग अलग पुस्तकों और उनकी रचनाओं की व्याख्या करना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन जिस तरफ मैं यहाँ इशारा कर रहा हूँ, दोहराना चाहता हूँ, वह है कि इतिहास की एक नई पुनर्व्याख्या। इतिहास जो आर्य केंद्रित इतिहास था, जहाँ आर्य इतिहास को तरजीह दी जा रही थी, गौरवान्वित किया जा रहा था, उसकी अब एक आलोचनात्मक व्याख्या फुले द्वारा हमारे सामने आती है। यहाँ आर्य एक आक्रमणकर्ता के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिन्होंने
आर्यों से पहले के समाज पर आधिपत्य कर और उन तबकों को समाज के अवमाननात्मक स्तरों पर पहुंचा दिया। जैसे राजा बलि का मिथक और राजा बलि का काल इस नए विमर्श में एक समृद्ध काल के रूप में देखा जा रहा है, या विष्णु के अवतारों की पुनर्व्याख्या फूले कर रहे हैं। तो फूले द्वारा इतिहास और ऐतिहासिक बिंबों की इस व्याख्या को हम कैसे समझें? दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो फूले धार्मिक मान्यताओं की जमीन पर रहकर ही जातिगत पहचान के दावे, नए दावे कर रहे हैं। उनके कई साथी ईसाई धर्म अपना चुके थे, ब्राह्मण धर्म को छोड़कर, वैदिक धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर। लेकिन ज्योतिबा फूले ने यह रास्ता नहीं अपनाया। वे हिंदू धर्म के भीतर ही रहकर जाति को लेकर जिस तरह की को जो मान्यताएं लेजिटिमाइज कर रही थी, उनको नए रूप में परिभाषित किया। तो जो जाति को लेजिटिमाइज करने वाली धर्म की जमीन थी, उसके भीतर से उनका आलोचना हमें दिखता है। और इस आलोचना को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने भक्ति परंपरा के साथ जोड़ा, या सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक गतिविधियों, सांस्कृतिक रूपों, पावरा जैसे आदि की तरफ अपने विचारों को जोड़ा। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह यह कि अब जातिगत असमानता का मसला महज सामाजिक मसला न होकर एक राजनीतिक स्वरूप में भी हमारे सामने आने लगा है। अर्थात जाति का सवाल महज अलग अलग स्तरों पर जीवित कार्यशील सामाजिक समुदायों के बीच की भिन्नता का सवाल नहीं रह गया। भिन्नता के साथ साथ उनके बीच के असमानता का सवाल अब अधिक मुखर रूप से हमारे सामने आने लगा है। शोषण का सवाल, और यह असमानता, यह शोषण का सवाल, इसके साथ साथ किस तरह से इस समाज के जो शोषक समूह हैं, जिसकी पहचान फूले ब्राह्मणों के रूप में कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद के रूप में कर रहे हैं, उसके खिलाफ किस तरह से अन्य जातियां संगठनात्मक तैयारी करें, संगठन आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से संवाद करे, इस तरफ इशारा किया जा रहा है। चाहे यह अतीत को व्याख्या करते हुए धार्मिकता को नए तरह से देखने का सवाल है, या फिर गैर ब्राह्मणवादी जातियों
की चेतना का सवाल है। इन दोनों ही स्तर पर हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से इनके दूरगामी प्रभाव हुए। महाराष्ट्र में खास तौर से हम देखेंगे कि किस तरह से जब 20वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशकों में जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने विचारों के साथ, अपने तर्कों के साथ दलित इतिहास को, दलितों के जीवन को नया रूप देने में लगे थे, वे भी महात्मा ज्योतिबा फुले, उनके सत्यशोधक समाज, उनके विचारों से अपने को सीधे सीधे जोड़ते हुए हमें मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध का यह दशक इसी रूप में आगे आने वाले 40-50 सालों में अपनी निरंतरता में हमारे सामने मिलता है। इसमें कई बदलाव आए, अनेक पेचीदगियां हैं जिसके ऊपर हम अगले लेक्चर में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही यहाँ मैं चलते चलते इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगा कि ईसाई मिशनरियों के संपर्क के कारण, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव के कारण भी महात्मा फुले का ध्यान महिलाओं के शिक्षा की अहमियत की तरफ गया। तृतीय नेत्र, तीसरी आँख जो नाटक का मैंने जिक्र किया, जो उन्होंने लिखा, वहाँ भी और बाद के लेखनी में भी वे एम्फसाइज करते हैं कि किस तरह से वर्चस्ववादी ब्राह्मणवादी विचारधारा दलित महिलाओं के माध्यम से उनके द्वारा इंटरनलाइज आत्मसातीकरण किए हुए विचारों के द्वारा उनका प्रचार प्रसार होता था। इसीलिए उनका मानना था कि यदि दलितों को आगे आना है, उनकी सामाजिक अवस्था में सुधार होना होगा, तो महिलाओं की शिक्षा उसका एक अहम साधन होना चाहिए। इस ओर सावित्रीबाई फुले के कार्य ऐतिहासिक रूप से मानीखेज हैं, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। साथ ही फुले के अनेक गतिविधियों, चाहे वे भ्रूण हत्या के खिलाफ उनका हस्तक्षेप हो, उच्च जाति की महिलाओं के त्यक्त बच्चों के परवरिश के लिए उनकी जद्दोजहद हो, यह सभी उन्हें एक युग पुरुष के रूप में हमारे सामने
स्थापित करते हैं। और दलित चेतना के इतिहास में तो निसंदेह उनकी भूमिका अतुलनीय रही है। जैसा कि मैंने कहा, इस चर्चा को आगे जारी रखते हुए हम अगले लेक्चर में महाराष्ट्र में और अन्य जगहों पर किस तरह से 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में दलित चेतना या ब्राह्मणवादी जाति प्रथा के विरोध का इतिहास क्या रहा, वह क्या स्वरूप अख्तियार करता रहा, उसका विश्लेषण हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।